हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री फ्रांस है। यूएनएफपीए द्वारा इंडिया की जेंडर इक्वालिटी के लिए राजदूत बनाए गए कृति सेनन को यूएई में आयोजित पहला फिजोरा ग्लोबल सुपरस्टार खिताब प्रणव वेंकटेश ने जीता। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर एक नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया, नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 7वें वर्ष टॉप पर है आईआईटी मद्रास। ओफिक 19 नाम का एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया इजराइल ने। स्केचर्स के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद सिराज बने। और अभी हाल ही में मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है यूके में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 45 लोगों को सम्मानित किया गया। मदर मैरी कम्स टू मी किताब लिखी गई है अरुंधति रॉय की। हाल ही में भारतीय लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। तो सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट गश्ती प्रोजेक्ट का समर्थन किया है? आंसर इसका हो जाएगा सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस लोकेशन को मैप के थ्रू देखना होगा, तब आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन समझना थोड़ा आसान होगा। जो टॉपिक है आज का, ये मलक्का जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट। लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में आप लोगों को दिखाई दे रही है ना? अब यदि एकदम बेसिक से हम चलें तो स्ट्रेट यानी कि जल डमरू मध्य या जल संधि होती क्या है? तो जहां दो थल भाग जो लैंड एरिया है, दो लैंड एरिया अलग हो जाए लेकिन दो वाटर एरिया मिल जाए, वही आपका स्ट्रेट कहलाता है। तो कौन से दो लैंड एरिया इसमें सेपरेट हो रहे हैं? मलेशिया और इंडोनेशिया। कौन से दो वाटर एरिया जुड़ रहे हैं? तो यहाँ पर आप लोगों को अंडमान सी दिख रहा होगा। यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर के ये इंडियन ओशन का ही पानी है, हिंद महासागर का। और ये किससे कनेक्ट हो रहा है? तो यहाँ पर एस लिखा है ना, ये आपका साउथ चाइना सी है। इससे ये कनेक्ट हो रहा है, तब जाकर के आपका ये मलक्का जल संधि का निर्माण होता है। अब आप समझेंगे कि ये स्ट्रेट इतना क्यों महत्वपूर्ण है और इस पर पेट्रोलिंग की अनुमति जो मिली है, भारत की इस क्षेत्र में गश्ती योजना का समर्थन जो सिंगापुर ने किया है, ये क्यों खास है? तो सबसे पहले इस शब्द पर चलिए। गश्ती योजना या पेट्रोलिंग आप कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एकदम बेसिक से यदि हम समझें तो किसी पर्टिकुलर एरिया में यानी कि किसी निश्चित क्षेत्र में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित रूप से घूमना या चक्कर लगाना, यानी कि इस एरिया में नियमित रूप से घूमना या चक्कर लगाना ही पेट्रोलिंग है। तो पुलिस भी कर सकती है, सेना कर सकती है, सुरक्षा गार्ड कर सकती है। तो यहाँ पर पानी वाला एरिया है, पानी वाले एरिया में पेट्रोलिंग करना मतलब ऑब्वियस है कि इंडियन नेवी ये काम करेगी। अब आप समझेंगे, भारत और सिंगापुर के बीच अभी हाल ही में इस योजना के लिए मंजूरी मिली है या सिंगापुर ने भारत का समर्थन किया है। सितंबर महीने में ही 4 सितंबर को राजधानी दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बैठक के दौरान सिंगापुर ने ऑफिशियली तौर पर भारत के इस मलक्का स्ट्रेट में पेट्रोलिंग का समर्थन किया है। ये जो कदम है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहराई साझेदारी और समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस लोकेशन को आप जो देख पा रहे हैं, मलक्का स्ट्रेट इतना क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ गश्ती क्यों की जा रही है? तो ये जो मलक्का जल संधि आप देख रहे हैं, ये भारत के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में यदि हम देखें तो एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। इंडियन ओशन हो गया, साउथ चाइना सी, मतलब कि यहाँ तो आप देखेंगे तो पैसिफिक ओशन ही है। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये ना एक रूट भी प्रदान करता है किसके लिए? जो आपका ईस्ट एशिया है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए यानी कि व्यापार करने के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। यहाँ साउथ चाइना सी से जो जहाजें आती हैं, इसी क्षेत्र से होते हुए आगे फिर निकलती हैं। तो भारत ने, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो सिंगापुर है ना, इसने भारत के इस मलक्का स्ट्रेट पेट्रोलिंग प्रोजेक्ट का जो समर्थन किया है, इससे समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगी। और यदि देखा जाए ना, तो ये जो जल संधि मैं आपको मैप के थ्रू दिखा रही हूँ, ये वैश्विक व्यापार के लिए यानी कि ग्लोबल ट्रेड के लिए जरूरी है। साथ ही साथ ये जो हमारा पड़ोसी है चाइना, चाइना सहित कई देशों के ऊर्जा आयात का भी ये प्रमुख चैनल है। तो यहाँ पर अब गश्ती को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये जो मलक्का जल संधि मैंने आपको मैप के थ्रू दिखाई है, ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, ये देख लेते हैं। तो ये जो जल संधि है, ये इंडियन ओशन और दक्षिणी चीन सागर को कनेक्ट करती है, जैसे कि मैंने मैप के थ्रू दिखा ही दिया है। दुनिया के 60% से अधिक समुद्री व्यापार या ट्रेड इसी मार्ग के माध्यम से होते हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की गश्त योजना को सिंगापुर का अब जो समर्थन मिल गया है, ये समर्थन मिलने से क्षेत्रीय समुद्री निगरानी मजबूत होगी।
चीनी नौसैनिक एक्टिविटीज से जुड़ी चिंताओं का संतुलन होगा। भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक रणनीति है, इसे मजबूती मिलेगी। मलक्का स्ट्रेट, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और मलेशिया और दक्षिणी थाईलैंड के बीच में आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो लोकेशन है, ये आपका मलेशिया का कौन-सा एरिया हो गया? दक्षिणी एरिया और थाईलैंड का ये पूर्वी एरिया और इंडोनेशिया का यदि हम देखें तो सुमात्रा द्वीप, इनसे ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से सिंगापुर की मैं बात कर रही हूँ, सिंगापुर से ही तो मंजूरी मिली है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी डॉलर, थरमन सनमगुनरत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं और प्राइम मिनिस्टर का नाम लॉरेंस वोंग है, ये मैंने बता दिया है। अभी आपका 6 और 7 सितंबर को यूपीएस एसएससी पेट का जो एग्जाम था, इसमें ये पूछा गया था कि जनवरी के महीने में सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन सनमगुनरत्नम ने किस भारतीय को सिंगापुर का ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये आंसर आपका तरुण दास था। जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, ये आंसर आपका सही हो गया होगा। सिम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होती है। इसके अलावा यदि आप रिलेट करेंगे तो 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का जो पहला देश है आपका, सिंगापुर ही हो जाएगा। यहाँ पर यदि ऑप्शन में लिखी अदर कंट्रीज की मैं बात करूं, सिंगापुर का तो डिस्कशन हमने कर ही लिया। फ्रांस जो है ये पैलेस्टाइन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री बना है। अपने नागरिकों को मुफ्त में कैंसर वैक्सीन ये देने जा रहा है रशिया। भूटान ने भारत की जो दावेदारी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए, तो इसने भारत का समर्थन किया है क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अभी परमानेंट यानी कि स्थायी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट यदि हम चले सवाल नंबर दूसरे की तरफ, सवाल है कि केंद्रीय जलमार्ग मंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने किस राज्य में तूतीकोरिन पोर्ट पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो तूतीकोरिन ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप तमिलनाडु से रिलेट करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी थे वीओ चिदंबरनार, इनकी जयंती के मौके पर केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में ये जो वीओसी पोर्ट है, यहाँ पर एक ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो पोर्ट है, ये बंदरगाह क्षेत्र में हाइड्रोजन ऊर्जा अपनाने वाला पहला पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट है कहने का मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में करके देखते हैं, सफलता मिलेगी तो और जगह लागू किया जाएगा। तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से किया जाएगा। ये पहल भारी उद्योगों और समुद्री परिवहन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अहम है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत की स्वच्छ ऊर्जा की और संक्रमण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को यानी कि डिपेंडेंसी को कम करने की जो प्रतिबद्धता है, इसे मजबूत करती है। क्योंकि भारत का लक्ष्य ही है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जक देश बनने का। तमिलनाडु का ये पोर्ट है, तो तमिलनाडु की कैपिटल हो जाएगी चेन्नई। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन है। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र यहाँ स्थापित किया गया। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई। तितली की जो दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है मदुरई में खोजी गई। जिंजी किला को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। वीओसी पोर्ट वाला फैक्ट मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। रामनवमी के मौके पर पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया और यहाँ देश का पहला महावत गांव का उद्घाटन किया गया। पांड्यकाल के बाद 800 साल पुराने शिव मंदिर की खोज यहीं पर की गई। सवाल तीसरा है, भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है असम में। असम की एक संस्था ने भारत का पहला ये जो गिद्ध संरक्षण पोर्टल जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क, ये डेवलप किया है। ये जो पोर्टल है, ये वी फाउंडेशन इंडिया द्वारा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के प्राणी शास्त्र विभाग के साथ मिलकर के शुरू किया गया। पर्पस क्या है? स्थानीय भाषाओं में जानकारी देकर के समुदायों को गिद्ध के पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व के बारे में अवेयर करना। असम की राजधानी दिशपुर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। रिसेंटली इसने 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए नए आधार कार्ड बनाने पर पाबंदी लगाई है। निजुत मोइना इस योजना का 2.0 एडिशन शुरू कर दिया गया। कटी बिहू फेस्टिवल, गजमित्र योजना, ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई थी गैंडों के अवैध शिकार और ट्रेड को रोकने के लिए। मोइदम्स यूनेस्को में शामिल 43वां स्थल है, 43वां भारतीय स्थल है। असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेरा ये खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा दिया और नए वृक्ष की प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है गर्सिनिया कुस्मे। नए प्लांट की प्रजाति हेप्टालुम अस्सामिकम की खोज की गई। यहाँ पर बात की जा रही है देश के पहले राज्य की। तो 1 सितंबर को ही मैंने इसका रिवीजन कराया था, एक बार फिर देख लेते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य। दोनों का आंसर सिक्किम है।
देश की पहली माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड ने की। पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में बनेगा। क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। जहाजों के लिए समर्पित नीति, गाय को राजमाता की उपाधि, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी और एआई पावर्ड आंगनबाड़ी, ये सभी महाराष्ट्र में शुरू की गई। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भी पहला राज्य पंजाब है। इसके अलावा देश का पहला तितली अभयारण्य, खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य, सभी का आंसर केरला है। एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट, राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। मृत्यु का अधिकार कर्नाटक। गौ अभयारण्य देश का पहला मध्य प्रदेश में। ड्रोन पॉलिसी हिमाचल में। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। और अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। चौथा सवाल है, हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो पीयूष गोयल है, 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर, देखिए केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग है। 1994 के आईएएस ऑफिसर पीयूष गोयल ये अलग हैं, जो अभी हाल ही में वीएल कांता राव के स्थान पर नए खान सचिव के रूप में नियुक्त किए गए और इसके पहले वे नेट ग्रिड के सीईओ के रूप में कार्यरत थे। अभी देखिए कभी अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एक पूरी स्लाइड में ऐड करती हूँ, 15 से 20 अपॉइंटमेंट पढ़ाती हूँ। लेकिन आज हम केवल सचिव यानी कि सेक्रेटरी वाली अपॉइंटमेंट डिस्कस करेंगे। इसमें से यदि कुछ बदला होगा तो मैं एक बार चेक कर लूंगी। बाकी आप लोग बता देंगे कमेंट बॉक्स में यदि कुछ इसमें अभी अभी रिसेंट चेंज हुए होंगे तो। हमने एक तो ये देखा कि बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यामृत बने, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव निधि तिवारी है, वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, वित्त सचिव अजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, गृह सचिव गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, अल्पसंख्यक मंत्रालयों के सचिव चंद्रशेखर कुमार, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक, कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन हो जाएंगे। पांचवा सवाल है, हाल ही में किसे प्रोफेसर वी के गोकाक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसके विजेता हो जाएंगे आनंद वी पाटिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रख्यात लेखक है आनंद वी पाटिल। बाल साहित्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित करने के लिए 7 सितंबर को बैंगलोर में इन्हें प्रोफेसर वी के गोकाक अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब चलते हैं अवार्ड वाली स्लाइड की तरफ। हमने 2 दिन पहले देखा कि अडानी इंटरनेशनल स्कूल के जो छात्र हैं रितेश प्रजापति, रितेश प्रजापति, इन्होंने क्रिस्ट गोल्ड अवार्ड जीता। पाटा गोल्ड अवार्ड केरला ने, पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री ने, कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान ने, पेन प्रिंटर अवार्ड लीला अबुलेला ने, चिंता रविंदन अवार्ड शरण कुमार लिम्बाले ने, रशिया का दोस्तोवस्की अवार्ड जावेद अख्तर के नाम, फ्रेंड डॉरिंगटन अवार्ड सुदर्शन पटनायक, सरस्वती सम्मान भद्रेश दास, ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, एबल प्राइज मशाकी कासीवारा, स्टॉकहोम पुरस्कार गुंटर डोशल, संगीता कलानिधि सम्मान आर के रामकुमार, प्रिट्जर पुरस्कार लियोजिया कुन, प्रवासी भारतीय सम्मान अनवर खुर्शीद, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिड़ला को कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए सोनू सूद को सम्मानित किया गया और वर्ल्ड फूड अवार्ड 2025 का जीता है ब्राजील की मारिएंगला हंगरिया ने। छठवां सवाल है, जॉर्जिया अरमानी ये कौन थे जिनका भी हाल ही में 91 की उम्र में निधन हुआ? तो जियोर्जियो अरमानी ये एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर थे और रेडी टू वियर फैशन की क्रांति लाने वाले ये जो मशहूर इटली के फैशन डिजाइनर थे, इनका 91 की उम्र में निधन हुआ। हालिया ओबिचुरी की यदि हम बात करें तो जापानीज मुक्केबाज हिरो मासा का निधन हुआ। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, सत्यपाल मलिक ये पूर्व राज्यपाल थे, कई राज्यों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित। डॉक्टर वेद पेस हॉकी पदक विजेता। ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल। सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक कैप्रियो का निधन। लतिका कट्ट मूर्तिकार। कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस। बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी। राई लोकनृत्य के दिग्गज राम सहाय पांडे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। कश्मीरी लोक संगीत से रिलेट करेंगे तो उस्ताद गुलाम नबी शाह। सूर्यमुखी देवी जो कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। अभी 2025 में इन सभी का निधन हुआ। 27वें नंबर का सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? तो राजधानी दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी है। मतलब 5 सितंबर से शुरू हुआ है, 22 सितंबर तक ये चलेगा। इसमें देश के सभी राज्य और यूटीज से आई लगभग 400 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही। इस मेले की थीम है लखपति दीदी का निर्माण। ये ही टाइटल है यदि आप देखें तो।
फिर सब टाइटल है ग्रामीण महिलाओं को सफल उद्यमी और वोकल फॉर लोकल की अग्रदूत बनाना। दिल्ली का करंट अफेयर यदि हम देखें तो भारतीय पहल की शुरुआत यहाँ की गई। देश की पहली स्वदेशी चिप विक्रम यहाँ से लॉन्च की गई। नेक्स्ट ईयर अगस्त में ये बैडमिंटन चैंपियनशिप होस्ट करेगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने ओस्लो जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, यहाँ पर भारत मतलब स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, इसमें समझौता किया गया है। दिल्ली पुलिस का आयुक्त सतीश गोलचा को बनाया गया। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। तो दिल्ली में कपड़ा मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत करी। सोलर एनर्जी से संचालित पहली विधानसभा है दिल्ली की। कर्तव्य भवन का उद्घाटन जो कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल है, रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है बिहार के राजगीर में। अभी सितंबर के ही महीने की बात है। पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के बीच रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कर दिया गया। ये वही राजगीर है जहां पर अभी हाल ही में एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। एक क्वेश्चन उससे भी ऐड किया है मैंने लास्ट में। फिर इसके अलावा बैंगलोर में फेरारी के द्वारा इसका पहला सर्विस सेंटर ओपन किया गया है। मुंबई में अंडर वाटर म्यूजियम आपने रिलेट करना है। चेन्नई में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2 का उद्घाटन किसने किया? रिसेंटली भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग जो भारत आए हुए थे, संयुक्त रूप से वर्चुअली माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया है 4 सितंबर को। अब ये इतना क्यों इंपॉर्टेंट है पीएसए मुंबई टर्मिनल फेज 2? ये भारतीय बंदरगाहों के लिए गेम चेंजर क्यों माना जा रहा है? इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है पीएसए, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसकी फुल फॉर्म बनती है पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी। तो फेज 2 यहाँ जो कंप्लीट हुआ है ना, फेज 2 कंप्लीट होने के बाद जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है जेएनपीए, इसकी टर्मिनल की क्षमता बढ़कर के 4.8 मिलियन टीयूज हो जाएगी, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स। अब ये टीयूज क्या है? तो देखिए, जो आप कह सकते हैं एक प्रकार की यूनिट है, एक प्रकार की माप इकाई आप कह सकते हैं, जिसका जो उपयोग है ना, ये समुद्री और रेल परिवहन में कंटेनर की मात्रा बताने के लिए किया जाता है। तो इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल बन जाएगा। ये टर्मिनल सिंगापुर की वैश्विक पोर्ट ऑपरेटर कंपनी, जो अभी मैंने बताया है पीएसए इंटरनेशनल, इसी के द्वारा संचालित है और भारत सिंगापुर लॉजिस्टिक कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र भी है। अगला सवाल है, 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगा? तो ये लगा है कल के दिन 7 सितंबर संडे के दिन लगा है 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण। लगभग 82 मिनट्स तक ये चला। इस दौरान चंद्रमा लालिमा लिए ब्लड मून बना। एक तरह का खूनी लाल मून आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके का। ये वर्ष 2025 का सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा और एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित जो पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि जो ईस्ट हेमिस्फेयर है, इसके बड़े हिस्से से साफ-साफ देखा जा सकता था। ब्लड मून क्या है? तो देखिए, ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय होता है जब पृथ्वी सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जो पृथ्वी होती है, जो हमारी अर्थ है, ये सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो हम कहते हैं कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लग गया। अंधकार में गायब होने के बजाय चंद्रमा लालिमा लिए चमकता है और ये प्रभाव जो है, ये रिले स्कैटरिंग के कारण होता है। वही प्रक्रिया जिसके कारण आपका सनसेट और सनराइज दोनों समय जो लालिमा दिखाई देती है ना, ये इसी रिले स्कैटरिंग के कारण दिखाई देती है, जो भी इसमें लालिमा देखने को मिली है। अब यहाँ से सितंबर महीने के अन्य इंपॉर्टेंट डेज भी है, जिसमें कि अभी हमने सिर्फ वर्ल्ड कोकोनट डे देखा है। वर्ल्ड कोकोनट देखा है तो 2 सितंबर, 5 सितंबर को देखा है तो नेशनल टीचर्स डे देखा है। फिर एक और इसमें इंपॉर्टेंट डे ऐड कर लें, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जो कि आज ही के दिन मनाया जा रहा है 8 सितंबर को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार और साक्षरता के महत्व के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। इस बार की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना, यानी कि प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एज। 8 सितंबर की तिथि को वर्ष 1966 में 1966 में यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में घोषित किया गया और ये पहली बार 1967 में मनाया गया। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यदि हम देखें तो ये तो मैंने आपको बताया था कि बिहार का जो राजगीर है, ये एशिया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। मेजबानी की और कल इसका फाइनल खेला गया। फाइनल में विजेता रहा है भारत,
भारत ने हराया किसे है? साउथ कोरिया को। तो भारत की पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 के अंतर से मात देकर के ये खिताब अपने नाम करी, है ना? तो एशिया पुरुष हॉकी कप ये हो जाएगा, जो कि अभी हाल ही में राजगीर बिहार में संपन्न हुई। इसके जो फैक्ट हैं, यदि कुछ 1-2 रह जाते हैं, ये कल की क्लास में मैं आप लोगों को डेफिनिटली पढ़ा दूँगी। मैंने कल आपसे पूछा था एससीओ की अध्यक्षता नेक्स्ट ईयर के लिए किसे मिली? किर्गिस्तान राइट आंसर था। आज का सवाल है किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय गठित किया गया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।